आप सभी को शुभ संध्या। सभी लोग वीडियो मोड में आने का प्रयास करें ताकि एक बार मैं देख सकूं कि आप कितने तैयार होकर आए हैं। अपना अपना वीडियो ऑन कर लें और क्लास में यदि संभव हो तो वीडियो मोड में ही बने रहें ताकि मुझे आपके प्रत्येक गतिविधि का पता चलता रहे। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। मैं देख पा रहा हूं कि आप में से कई अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति के युग की शुरुआत कर दी थी और इस परिप्रेक्ष्य में मैंने आप सभी को बताया कि उत्तर वैदिक काल में जब कृषि सभ्यता का विकास हुआ तो कृषि सभ्यता के विकास के बाद जब हम लोहे के आविष्कार को दृष्टिगत करते हैं, देखते हैं, तो हम पाते हैं कि टैक्स सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी जैसी महत्वपूर्ण बिंदुओं की शुरुआत होती है। टैक्स सिस्टम ने राजतंत्र को मजबूत बनाया जबकि ब्यूरोक्रेसी ने शासन प्रणाली को आसान बनाया। इस कड़ी में मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ जिसके कई राजनैतिक, धार्मिक और अन्य कारण थे। उन 16 महाजनपदों की राजधानी के विषय में कल हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा की। मैं एक आध अभ्यर्थी से पूछ लेना चाहूंगा, आप में से कोई बताएंगे कि गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। और कौन से दो ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर पाकिस्तान में हैं? गांधार और कंबोज। बिल्कुल, वेरी गुड। इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि 4 साम्राज्यों में मगध साम्राज्य सबसे मजबूती के साथ उभरा और इस कड़ी में आप बिहार के प्रादेशिक इतिहास को भी पढ़ेंगे और बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अथवा किसी और अन्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी मगध साम्राज्य का महत्व अत्यधिक है। तो आज की क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं। कल मैंने आपसे चर्चा की कि हम मगध के अधीन जो राजवंश हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। एक बार देख लीजिए कि बृहद्रथ वंश हो गया था। ठीक है, हम आज हरण्यक वंश की शुरुआत करेंगे। पिछली कक्षा में हमने बृहद्रथ वंश को पढ़ लिया था और मैंने आपको बताया कि बृहद्रथ का पुत्र जरासंध भी इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कड़ी में मैंने चर्चा की कि महाभारत में भी बृहद्रथ वंश का उल्लेख मिलता है। हमने 5 से 7 मुख्य बातों को वहाँ देख लिया था और आज आपका हेडिंग है हर्यक वंश। तो हेडिंग डालकर लिखेंगे हरण्यक, कहते हैं हरण्यक वंश। एक अंक स्वर की मात्रा देंगे उस पर। हरण्यक वंश। अब जैसे टॉपिक से स्पष्ट है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व अर्थात 600 ईसा पूर्व के आसपास का काल, तो ये जितने भी वंश हैं यह 600 ईसा पूर्व के आसपास के वंश होंगे और आप इसको वैदिक काल से जोड़कर भी देख सकते हैं। अर्थात जब ऋग्वैदिक काल को हम पढ़ते हैं तो कहां से कहां तक था? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो जैसे ही उत्तर वैदिक काल की समाप्ति होगी तो आप देखेंगे कि चूंकि उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड पर आधारित हो गया था और समाज 4 वर्णों में
विभक्त हो गया था, जिसकी चर्चा हम 10वें मंडल में भी पुरुष सूक्त में उल्लेखनीय रूप से देखते हैं। तो हम पाते हैं कि जब समाज का कुछ तबका उच्च वर्ण में चला गया और कुछ तबका निम्न वर्ण में चला गया, तो जो तबका निम्न वर्ण में चला गया वो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि धार्मिक तौर पर पिछड़ गया। उस तबके से मंदिर में जाने का अधिकार छीन लिया गया, या ऐसे बहुत सारे सामाजिक अधिकार थे जो छीन लिए गए। तो इसी पृष्ठभूमि में एक तरफ जहां बौद्ध और जैन का उदय हुआ, वहां दूसरी तरफ देखेंगे कि राजतंत्र का बेहतर विकास देखने को मिलता है। आप सबसे पहले काल लिखेंगे, लिखिए 543 से 413 ईसा पूर्व। 543 से 413 ईसा पूर्व। 413 ईसा पूर्व मैं हरण्यक वंश में हूं। 543 से 413 ईसा पूर्व। अब इस वंश के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह एक पितृहंता वंश था, अर्थात इस वंश के जो उत्तराधिकारी हुए वो अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठे और यह परंपरा चलती रही। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। 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 कहा जाता है, ठीक है। अब हम एक एक वंश को देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम उतने ही वंशों को देखेंगे जितने वंशों को पढ़ने से बीपीएससी की परीक्षा में हम उत्तर देने की स्थिति में हों। तो एक एक शासक को देखेंगे, वंश तो लिख ले, एक एक शासक को देखेंगे और उतने ही शासक को देखेंगे जितने शासकों को संस्मरण में रखने से बिहार पीसीएस की परीक्षा में हमें सुलभता और सहजता होगी। तो लिखिए पहला नंबर देकर 1, देखिए बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। अब यदि आप लोगों ने बिहार पीसीएस का क्वेश्चन बैंक देखा होगा अथवा बिहार या देश अथवा राज्य की अन्य परीक्षाओं का भी प्रश्न बैंक देखते होंगे, तो आप देखेंगे कि एक दो बार यह पूछा गया कि बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। अब यह आंकड़ा सिर्फ एक दो किताबों में ही दिया हुआ है। यदि आप इम्तियाज अहमद को बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितने वर्ष में बैठा, 13 वर्ष में, 13 साल में। तो एक दो मानक पुस्तकों में ही आपको यह उत्तर मिल पाता है। और बीपीएससी ने हाल ही में, अब मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूं कि 68वीं था या 69वीं था, लेकिन वहां भी इस प्रश्न की चर्चा की गई है, किसी एक में देख लीजिएगा। और बिहार एसएससी जैसी परीक्षा में तो पूछी ही जाती है, और साथ साथ आप देखेंगे कि और कई सेवाओं में इस तरह के प्रश्न उल्लेखित किए जाते हैं। तो यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसमें सबसे पहले लिखिए बिंबिसार। बिंबिसार 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। बिंबिसार 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। स्पष्ट हो रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, क्योंकि यह आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। और एक बात याद रखिएगा कि जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अकबर कितने वर्ष में गद्दी पर बैठा, बिंबिसार कितने वर्ष में गद्दी पर बैठा, तो इसका मतलब है कि जो
प्रश्न करता है उनको यह ठीक से पता है कि सामान्य उम्र में तो बैठा नहीं होगा, अब 28 साल, 30 साल, 35 साल क्यों पूछेंगे आपसे प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को पूछने का एकमात्र ध्येय यही है कि या तो वह बाल्यावस्था में ही बैठ गया था अथवा वृद्धावस्था में जाके बैठा था, या तो 13 साल, 15 साल, 17 साल में बैठ गया, अथवा 50 साल, 52 साल, 60 साल में जाके गद्दी पर बैठा, तभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं। बीच का होता है तो बिल्कुल नहीं पूछते हैं। अब ब्रैकेट में लिख दीजिए 543 से 491 ईसा पूर्व, 543 से 491 ईसा पूर्व, 543 से 491 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत ही बिंबिसार से होती है तो 543 कॉमन रहेगा, लेकिन चूंकि हरण्यक वंश 413 तक चला ईसा पूर्व, लेकिन ये 491 तक ही रहेगा। इसके बाद अगले शासक आएंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु। अब देखिए बिंबिसार के बारे में जो एक आध महत्वपूर्ण बात है उसको जान लेते हैं। आवाज जा रही है, एक बार इंटरप्शन के लिए खेद है। ठीक है, मैं बिंबिसार के विषय में बता रहा था। तो बिंबिसार के विषय में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसको आप ऐसे लिख लीजिए, इसके बारे में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। नीचे ही कहीं लिख देंगे बिंबिसार और दो भाग में बांट देंगे। यह बुद्ध का अनुयायी था, गौतम बुद्ध। ठीक है, पहला हो जाएगा बुद्ध का अनुयायी था। बिंबिसार लिखकर उसको दो भाग में बांट देंगे। बुद्ध का अनुयायी था, ठीक है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है, आप में से कोई अभ्यर्थी बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु कब हुई थी? 483। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 563, अब बिंबिसार का जो काल है वो बुद्ध के काल में ही पड़ता है लगभग, है कि नहीं है? बुद्ध बिंबिसार के काल में रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? रहे होंगे, ऑब्वियसली रहे होंगे, भले ही मृत्यु में 5-7 साल का डिफरेंस हो जाए, लेकिन उसी के समकालीन थे। तो दूसरा जो एरो मैंने बनाया, इसमें आप लिखेंगे बुद्ध के समकालीन, बुद्ध के समकालीन। यह दोनों बात ध्यान रखना है कि बुद्ध के फॉलोअर भी थे, अनुयायी भी थे, और बुद्ध के समकालीन भी थे। डेट से आपको पता चल जाएगा। हम आगे चलेंगे। अब अगला जो प्रश्न उठता है हरण्यक वंश में बिंबिसार से, वह क्या उठता है? तो राजधानी कहां थी? तो कल भी चर्चा कर दी थी मैंने, कहां थी? राजगीर। इसका दूसरा नाम क्या है? गिरिव्रज। तो लिखिए राजधानी में राजगीर, राजधानी में राजगीर,
ठीक है। राजधानी में राजगीर। अब बिंबिसार के बारे में जो कुछ तथ्य हैं वह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगला पॉइंट लिखिए, बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीता। बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीता। राघव कुमार जी बताइए, वीडियो मोड में आकर बताइए कि अंग प्रदेश की राजधानी कहां है और कहां पड़ता है आज के बिहार में। भागलपुर में पड़ता है। वेरी गुड। कल मैंने चर्चा भी की थी तो आपने देख लिया कि बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वैवाहिक संबंधों के द्वारा वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। स्पष्ट हुआ? साम्राज्य का विस्तार किया। जब आप बिंबिसार के विषय में विभिन्न पुस्तकों में पढ़ेंगे, विभिन्न स्रोतों से अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि बिंबिसार ने अपने जीवन काल में 500 से अधिक विवाह किए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कई बौद्ध ग्रंथों में इस चीज की चर्चा है, जिसमें 3 विवाह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। अब 500 तो याद करना संभव नहीं है और 500 पूछने का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो 3 विवाह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। फिलहाल 1-2 बातें लिख लेते हैं, फिर उन पर भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भिषज। भर्सिकर होगा, इसमें शुद्ध शुद्ध लिखेंगे। ये क्या था? चिकित्सक अथवा वैद्य। तो लिखिए, भिषज वैद्य को कहा जाता था। भिषज वैद्य को कहा जाता था। वैद्य को कहा जाता था। भिषज वैद्य को कहा जाता था। इस कड़ी में जीवक, इस कड़ी में जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। समकालीन थे जो क्या थे? जीवक वैद्य तो थे, लेकिन किस विधा के स्पेशलिस्ट थे? जैसे आजकल होता है गायनेकोलॉजिस्ट, क्या थे? सर्जरी के। देखिए, वैसे जीवक के विषय में जब पढ़ते हैं तो यह बाल रोग विशेषज्ञ थे और आयुर्वेदाचार्य थे। सर्जरी वाले जो कह रहे हैं वो चरक थे, है कि नहीं है? लिख लीजिए। लिखिए, जो बाल रोग विशेषज्ञ एवं आयुर्वेदाचार्य थे। बाल रोग विशेषज्ञ बाल रोग विशेषज्ञ एवं आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेदाचार्य थे।
हम मुख्य बातों पर आ जाते हैं। तो आपने लिख लिया होगा कि जो जीवक थे वह क्या थे? बाल रोग विशेषज्ञ एवं आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोई बताएंगे कि बाल रोग विशेषज्ञ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चुप्पी छा गई। आदित्य जी? पेडियाट्रिशियन। हाँ, वो तो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। अच्छा, और पूछ लेता हूं, और एक आध पूछ लेता हूं। नेत्र रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? जल्दी। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट माने इंग्लिश यहाँ साफ है, थोड़ा सा इस पर भी मेहनत कर लीजिए। शब्दों की एक किताब सजेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, एक किताब है, मेक वर्ड पावर इजी, डॉक्टर नॉर्मन लिविस की बुक है, रशियन राइटर हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश है, लेकिन उसमें यह बताया हुआ है कि किसी शब्द की उत्पत्ति, जैसा आप हिंदी में देखिएगा कि आपको नहीं भी आता रहता है फिर भी आप एक नया शब्द क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं। तो उसमें यह दिया हुआ है इंग्लिश में यदि आपको सामान्य शब्द आते हैं तो आप जो कठिनतम शब्द हैं वह कैसे निर्मित कर सकते हैं। जैसे ऑप्थाल का मतलब होता है नेत्र। अब जैसे कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ है तो क्या कहेंगे उसे? ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थो माने हड्डी, ऑर्थोलॉजिस्ट। प्रसूति रोग विशेषज्ञ है, गायनेकोलॉजिस्ट। चर्म रोग विशेषज्ञ क्या कहेंगे? अर्चना जी? हाँ, वेरी गुड, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्म माने, हाँ बताइए। डर्म माने ही चमड़ा होता है, ठीक है, लोजी माने अध्ययन। तो आप इन चीजों को जोड़ जोड़ के भी शब्द बना सकते हैं। मैं मूल बातों पर आ जाता हूं। हम जीवक में चल रहे थे, भीषज वैद्य का पद था। जीवक एक प्रसिद्ध वैद्य थे और आयुर्वेदाचार्य भी थे और एक पेडियाट्रिशियन भी थे। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे। अब जैसे कि मैंने चर्चा किया कि बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह को अस्त्र बनाया। 500 से अधिक विवाह किए, जिसमें 3 विवाह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। लिखिए लिखिए, बिंबिसार ने 3 विवाह किया। बिंबिसार ने 3 विवाह किया। तीन विवाह किया। नंबर 1, पहला कौशल देवी। पहला विवाह किया कौशल देवी से। कौशल देवी, ठीक है, तीर का चिन्ह। कौशल देवी, ठीक है। लिखिए लिखिए, यह बिंबिसार की पहली पत्नी थी। यह बिंबिसार की पहली पत्नी थी एवं कौशल के राजा, कौशल, कल मैंने कौशल लिखाया था, कौशल की राजधानी कौन बताएंगे? श्रावस्ती। हाँ, ठीक है। जो कौशल के राजा महाकौशल की बेटी, कौशल के राजा महाकौशल की बेटी एवं प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत में हर्षिकार होगा, ध्यान रखिएगा। प्रसेनजीत की
बहन थी। तो आपने देख लिया कि पहली पत्नी कौशल देवी थी। किसकी बेटी थी? तो कौशल के राजा महाकौशल की बेटी और प्रसेनजीत की बहन थी। नंबर 2, कोई बताइए कि बिंबिसार का विवाह और दूसरे किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हुआ था, जो परीक्षा में पूछा जाता है? क्या नाम था? चेलन्ना। वेरी गुड। मद्र की राजकुमारी से। वेरी गुड। हाँ, ठीक है। तो नंबर 2 में लिखिए चेलन्ना। ध्यान रखिएगा, चौकार ल न आकार भी लिखा होगा चेलना तो भी सही है। चेलन्ना और तीर का चिन्ह। लिखिए यह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी गणराज्य था, इसको ध्यान रखिएगा। वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी और जैन राजा चेटक की पुत्री थी। जैन राजा चेटक की पुत्री थी। जैन राजा चेटक की पुत्री थी। ब्रैकेट में लिख दीजिए वज्जी राजकुमारी, पूछ सकता है आपसे। वज्जी राजकुमारी। वज्जी राजकुमारी। तो ध्यान रखेंगे कि पहला जो मैंने नाम लिखवाया वो कौशल देवी है और नंबर 2 पर चेलन्ना की नाम की हमने चर्चा की है। सबसे पहला गणतंत्र कहां मिला विश्व में? और यदि ऑप्शन में कुछ दूसरा हो तो? वज्जी। देखिए, सबसे जो पहला गणतंत्र है वो वज्जी है। यदि गणराज्य पूछेगा तो लिच्छवी गणराज्य है, इसको ध्यान रखिएगा। लिच्छवी गणराज्य है, ठीक है। कई बार हम उलझ जाते हैं कि वज्जी टिक करें या लिच्छवी टिक करें, तो वज्जी संघ है उत्तर और लिच्छवी गणराज्य है उसमें, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, तीसरा लिखिए खेमा। खेमा। लिखिए तीर का चिन्ह देकर मद्र राजकुमारी खेमा से तीसरा विवाह किया। मद्र राजकुमारी खेमा से तीसरा विवाह किया। तीसरा विवाह किया। तीसरा विवाह किया। है तो 500 से अधिक, लेकिन यदि आप 3 बिंदुओं को संस्मरण में रख लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में आप इस बिंदु पर कंपीट करने की स्थिति में होंगे। नोट लिखिए इसके बाद। नोट लिखिए बिंबिसार ने अपने जीवन काल में बिंबिसार ने अपने जीवन काल में
कुल 500 से अधिक विवाह किए, 500 से अधिक विवाह किए, 500 से अधिक विवाह किए, जिसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था, जिसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था, साम्राज्य विस्तार था। नोट नंबर 2, सेकेंड नोट लिखिए। नोट नंबर 2, साम्राज्य विस्तार था। नोट नंबर 2 लिखिए, हरण्यक वंश में, हरण्यक वंश में कई शासकों ने, हरण्यक वंश में कई शासकों ने अपने पिता की हत्या की और राजगद्दी संभाली। कई शासकों ने अपने पिता की हत्या की एवं राजगद्दी संभाली, राजगद्दी संभाली। अतः इसे पितृहंता वंश कहा गया है। अतः इसे पितृहंता वंश कहा गया है। पितृहंता वंश कहा गया है, कहा गया है। अब हम हरण्यक वंश के दूसरे शासक की चर्चा करेंगे। देखिए नंबर 2, अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है। कोई बताएं कि बिंबिसार की अवधि कहां से कहां तक थी? अभी लिखवाए हैं 491। अब इसमें लिखिए 492 से 460 ईसा पूर्व, 492 से 460 बीसी, 492 से 460 बीसी। अब कोई पूछेगा तो स्पष्ट कह देंगे कि 492 में अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। तो लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, एक मंत्री थे वस्कार, कभी नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अपने मंत्री एवं सलाहकार, अपने मंत्री एवं सलाहकार, मंत्री एवं सलाहकार वस्कार की सहायता से, वस्कार की सहायता से वज्जी संघ में, वज्जी संघ में फूट डाला, वज्जी संघ में फूट डाला।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ वस्कार ने, कुशल राजनीतिज्ञ वस्कार ने, वस्कार ने 3 वर्षों के अंदर, 3 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर वजियों को बांटने में कामयाबी हासिल की। वजियों को बांटने में कामयाबी हासिल की, कामयाबी हासिल की। अब ध्यान रखिएगा एक चीज, ठीक है। बुद्ध के विषय में अभी हमने चर्चा की और आप सभी को बताया कि बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था, ठीक है। लेकिन जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो बौद्ध धर्म में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, मान्यताओं को जीवित रखने के लिए, ठीक बुद्ध की मृत्यु के लगभग 1.5 दशक के भीतर एक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध सम्मेलन अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हुआ, राजगीर में हुआ 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। कोई आया है क्या, एक बार देख लीजिए। हम किस बिंदु पर थे, एक बार दोबारा से बताइए, कहाँ थे हम? चार सौ तिरासी ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इस सम्मेलन को आयोजन करने का तात्पर्य यही था कि जो बौद्ध परंपरा है उसकी स्वच्छता मेंटेन रहे और साथ ही आने वाले समय में भी इस धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे और इसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद
बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में राजगीर में संपन्न हुआ, राजगीर में संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की। जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की, महाकश्यप ने की। ठीक है। जब हम बौद्ध धर्म में चलेंगे तो एक एक विषय को, जो बुद्ध से जुड़े हुए टॉपिक हैं, उनको हम विस्तार से देखेंगे कि कौन सी संगीति कहाँ हुई, किस में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, किस संगीति में किस पिटक का संकलन हुआ। इन तथ्यों को वहाँ हम विस्तार से प्रकाश डालकर देखेंगे। फिलहाल हम संक्षेप में देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम शासक की कड़ी में हैं। नंबर 3, उदयन। उदयन। उदयन यह तीसरा शासक है हरण्यक वंश का। 460 से 444 ईसा पूर्व। चार सौ साठ से 444 ईसा पूर्व उदयन। कोई बताइए कि उदयन का दूसरा नाम क्या था, बिना कहीं से देखे हुए? नागदशक तो अलग ही है, शासक ही अलग है। उदयभद्र लिख लीजिए, पहला पॉइंट। अच्छा, लिख लीजिए। लिखिए उदयन ब्रैकेट में उदयभद्र। उदयभद्र अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा। ठीक है। अब देखिए, इसने भी पिता की हत्या कर दी, तो इसी कारण से पितृहंता वंश कहा गया है। इसको ध्यान देते रहेंगे इस पर। इसी में ब्रैकेट में डालकर लिख दीजिए, देखिए उदयन अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था। उदयन अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था। ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी शासक के आने के पश्चात राजधानी बदल जाए तो वह राजनीतिक कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब भी ऐसे परिवर्तन हो तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो आप में से कोई बताइए कि उदयन ने राजधानी कहाँ ट्रांसफर किया, कहाँ शिफ्ट किया? पाटलिपुत्र किया। तो लिख लीजिए, लिखिए पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, इतनी बातें यदि आप तीनों शासकों के विषय में ध्यान रख लेते हैं तो शेष चर्चा हम धार्मिक बिंदुओं पर बुद्ध के काल में, जैन के काल में करेंगे। एक नोट लिख लीजिए, लिखिए इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, नागदशक था, नागदशक था। एक बार आप सभी शुरू से लेकर अब तक अपनी कॉपी को रिवाइज कर लीजिए, 2 मिनट का समय देता हूं, फिर एक आध तथ्य की चर्चा हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपने एक बार पूर्वावलोकन कर लिया होगा। ठीक है, अब एक बार एक आध प्रश्न पूछ लें। विनीत कुमार जी, वीडियो मोड में आ जाइए। आवाज पहुंच रही है? एक बार सभी अभ्यर्थी वीडियो मोड में आ जाएं ताकि हम कंफर्म हो सकें कि आवाज जा रही है। ठीक है, आप में से कोई एक अभ्यर्थी बता देंगे कि जीवक किस विधा के विशेषज्ञ थे? और आयुर्वेदाचार्य थे। वेरी गुड, याद तो किया है। बुद्ध किसके समकालीन थे? बिंबिसार के मुख्य रूप से समकालीन थे। ठीक है, बिंबिसार को याद रख लीजिए, लंबे समय तक समकालीन रहे। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम लास्ट में हम लिख चुके थे कि नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। स्टार देकर नीचे लिखिए, लिखिए नागदशक की हत्या, नागदशक की हत्या नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की। हत्या शिशुनाग ने की एवं एवं
शिशुनाग वंश की नींव रखी। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की एवं शिशुनाग वंश की नींव रखी। शिशुनाग वंश की नींव रखी, ध्यान रखेंगे इसे। शिशुनाग वंश की नींव रखी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया? उदयन ने बनाया। पटना शहर की स्थापना किसने की? उदयन ने ही किया। इसमें एक तथ्य नोट में लिख लेंगे कि जो पटना जो प्रांतीय राजधानी बनी है, ठीक है, वह प्रांतीय राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है? शेरशाह सूरी को जाता है। किसने जवाब दिया है? हाथ खड़े करें एक बार। वेरी गुड। तो लिख लीजिए नोट में, लिखिए पटना को प्रांतीय राजधानी, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने का श्रेय, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने का श्रेय, शेरशाह सूरी को जाता है। प्रांतीय राजधानी बनाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। शेरशाह सूरी को जाता है। ठीक है, आप सभी पहले से शायद तैयारी में होंगे, इस तैयारी किए होंगे इस तथ्य को कि जीटी रोड किसने बनाया? वेरी गुड। ग्रैंड ट्रंक रोड, इसमें क्या क्या आता है? NH1 और NH2 सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, जब हम परिवहन तंत्र को पढ़ेंगे उसमें हम 4 प्रकार के परिवहन की चर्चा करते हैं, जिसमें सड़क, रेलवे, वायु और जल परिवहन आता है। और आजकल तो NCERT में आप देखेंगे कि पाइपलाइन परिवहन की चर्चा भी जोरों पर है। तो इस बार मैं कंटेंट में उसे भी ऐड कर दूंगा, उसको भी हम बृहत रूप से देखेंगे। कोई बताएंगे पाइपलाइन परिवहन क्या होता है? वैश्विक स्तर पर इस परिवहन का प्रयोग हम कैसे करते हैं? एक बार मैं चाहूंगा कि आप 10वीं कक्षा में NCERT को जरूर देखें, और उस NCERT में 10वीं कक्षा के NCERT में अर्थशास्त्र पुस्तक को अवश्य देखें। ठीक है, मैं किसी और दिन इस पर चर्चा करूंगा, अधिक समय लग जाएगा। पाइपलाइन परिवहन आज के समय में एक बड़ा ही द्रुत और सस्ता और अस्थायी परिवहन है, जो खास करके कई संसाधनों को एक देश से दूसरे देश भेजने में भी काम आता है। इस तथ्य को देखिएगा, जैसे आपने बताया वो भी सही उत्तर है, लेकिन वह उसका लघु रूप है। इसका विस्तृत रूप NCERT में दिया हुआ है। अभी वो उस तथ्य पर हम नहीं हैं, मूल बातों पर लौट आते हैं। नोट लिख रहे थे हम, लिखिए बिंबिसार ने जीवक को, जीवक कौन था? चिकित्सक। किसके दरबारी थे? बिंबिसार के। राजा जो होगा उसी के दरबारी होंगे। तो लिखिए बिंबिसार ने जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज के हेतु भेजा था। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत
के इलाज हेतु भेजा था। इलाज हेतु भेजा था। इलाज हेतु भेजा था। ठीक है। अब कोई बताइए कि चंद्र प्रद्योत किस बीमारी से ग्रस्त था? पीलिया। पीलिया का नाम सुना है आप सभी ने? चंद्र प्रद्योत को पीलिया हो गया था और उनके राज्य के वैद्य बिल्कुल ही ठीक करने में असमर्थ रहे। जब जीवक वहां गए तो जीवक ने उन्हें गाय के देसी घी में आयुर्वेदिक औषधियों को मिलाकर सेवन करने के लिए दिया और चंद दिनों में ठीक कर दिया। इस पर प्रसन्न होकर चंद्र प्रद्योत ने जीवक को कई उपहार और राजकीय सम्मान प्रदान किए थे। इतिहास को जब आप गहराई से देखेंगे तो इन तथ्यों की चर्चा हमें मिलती है। फिलहाल आप इस लाइन को याद रख लीजिए कि जीवक को कहाँ भेजा गया था? चंद्र प्रद्योत के पास, अवंती। और चंद्र प्रद्योत पीलिया से ग्रस्त थे, इसे जीवक ने ठीक कर दिया था। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इतनी बातें यदि आप आज संज्ञान में रख लेते हैं तो इसके बाद हम अगले वंश को देखेंगे जो शिशुनाग वंश होगा, और शिशुनाग वंश से हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे कि नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हम जनवरी में हैं, उस तथ्य को हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो एक बार अपनी कॉपी बदल लीजिए और दूसरी कॉपी निकाल लीजिए जिसमें आप करंट अफेयर्स लिखते हैं। कोई एक अभ्यर्थी मुझे बता दें कि आपने अंतिम बिंदु जनवरी 2023 में क्या लिखा था। क्योंकि हम 2 वर्ष के करंट अफेयर्स को लेकर चल रहे हैं तो 23 से लेकर वर्तमान तक के तथ्यों को हम देखने का प्रयास करते हैं और करेंगे भी आगे। एक बार देख लीजिए कि हम ठीक है। अच्छा, चंद्रचूड़ के विषय में आप क्या जानते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भारत में, अभी कौन है? ठीक है, वेरी गुड। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? इसके पहले कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, बहुत बढ़िया। महिलाओं के क्षेत्र में एक टॉपिक मैंने आपको भेजा था। देश की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? और मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर? सुचेता कृपलानी। इतना समय नहीं लगना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। ठीक है, एकदम इन तथ्यों को कमांड में रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। हम जनवरी 2023 में हैं और कुछ ही बातें बची थी इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, नासा का नाम आप सभी ने सुना होगा। क्या है ये? फुल फॉर्म बताइए। नासा, स्पेस एजेंसी। वेरी गुड। नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी किस देश की एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी है। और इसी के समकक्ष, अब मैं किसी से क्वेश्चन पूछूंगा, अभिनय जी आप बताइए कि इसी के समकक्ष भारत में कौन सी एजेंसी है? जल्दी। इसरो। फुल फॉर्म क्या है इसरो का? बिल्कुल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन तथ्यों को एकदम तैयार रखेंगे क्योंकि अभी इसरो दुनिया में एक ऐसा अंतरिक्ष संगठन बन चुका है जो सबसे सस्ते में जीएसएलवी और पीएसएलवी को लॉन्च करने की क्षमता रखता है।
है कि नहीं। जितने में एक हॉलीवुड फिल्म बन जाती है उससे भी सस्ते में इसरो विभिन्न अंतरिक्ष उपकरणों को आकाश तक भेजने की क्षमता रखता है। इस कारण से इसरो हाल में काफी चर्चा में था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नासा से जुड़ा हुआ मुद्दा हम लिख रहे थे। लेकिन नासा के नए मुख्य नासा के नए मुख्य मुख्य प्रौद्योगिकीविद नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में एसी चरणिया को नियुक्त किया गया है। एसी चरणिया को नियुक्त किया गया है। एसी चरणिया को नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि, अब जहां अति महत्वपूर्ण लिखवा दें वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। अति महत्वपूर्ण है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने द्रोणी नामक निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है। ब्रैकेट में लिख दीजिए गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से। गरुड़ एरोस्पेस के सहयोग से ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ध्यान रखें कि हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ल्यूसिल रैंडन का निधन ल्यूसिल रैंडन का निधन
निधन 118 वर्ष की आयु में हुआ। 118 वर्ष की आयु में हुआ। ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रांस की नन। नन समझते हैं ना? कोई नहीं जवाब दे रहा है। नन क्या होता है? एक बार दोबारा बताइए। सन्यासिनी। सन्यासिनी, ठीक है। आगे ठीक है, तो याद रखेंगे 118 साल के व्यक्ति का निधन हुआ है। क्या नाम था? ल्यूसिल रैंडन। इसको फिलहाल याद रख लेंगे जब तक यह रिकॉर्ड टूटता नहीं है। आने वाले वनडे एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? बांसुरी वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर प्रभा अत्रे को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रभा अत्रे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रभा अत्रे एक शास्त्रीय गायिका हैं जिन्हें भारत सरकार के तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। तीनों पद्म मिल चुके हैं। अब 3 पद्म पता होगा कौन कौन से हैं? कौन बताएंगे? विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इसको मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए। देखिए, शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को, शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे को भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि आईसीसी मेंस T20, आईसीसी मेंस T20 आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार, 2022 का पुरस्कार, 2022 का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को मिला। सूर्य कुमार यादव को मिला। किसको पीछे किया? मोहम्मद रिजवान को पीछे किया था। बस याद रख लेंगे। सूर्य कुमार यादव भी यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो आप देखेंगे कि अभी हाल ही में रेलवे की परीक्षा भी है, कई अभ्यर्थी देते हैं वहां भी जाकर। तो ऐसे तथ्यों से आपको 2-4 होना पड़ेगा, और यदि आपके पास डेटा संधारित रह गया तो ऐसे बिंदुओं पर आप दूसरों से लीड ले सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु
वीविया करके लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में भारत सरकार ने 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, घोषणा की थी, जिसमें जिसमें 6 पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इन पुरस्कारों को प्रदान कौन करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यदि लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये तीनों जो पद्म हैं यह राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त, राष्ट्रपति के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन, दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। ठीक है, शॉर्ट में इसका नाम लिख दीजिए, इनोवैक इसका नाम दिया गया है। इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में फिर से चीन में एक वायरस का असर देखा गया है, क्या नाम है उसका? HMPV। तो ध्यान रखिएगा, वैसे कह रहे हैं कि
उतना खतरनाक नहीं है, फिर भी संक्रमण का भय तो बना ही रहता है। तो जब भी कोई ऐसी नई वायरस की चर्चा हो तो परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको ध्यान रख लेंगे। फिलहाल हम इनोवैक के बिंदु पर हैं जो भारत ने लॉन्च किया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं आप, लिखिए इसे, इसके पहले एक प्रश्न पूछ लेते हैं। कोविशील्ड जो भारत में आया था उसे किसने डेवलप किया था? कोविशील्ड किसने? आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। वेरी गुड। और भारत बायोटेक ने भी एक डेवलपमेंट किया था, वो कौन सा था? कोवैक्सीन। ठीक है, अभी इसमें लिख लीजिए, वही कंपनी फिर चर्चा में आ जाएगी। लिख लीजिए अगले, इसी में एक पॉइंट ऐड करके लिखिए, इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, विकसित किया गया है। याद रखिएगा इसकी कीमत जो है वो 325 रुपये प्रति खुराक है आज के समय में, इसको भी मेंशन कर देंगे, 325 रुपये प्रति खुराक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा मुझे ये बताइए कि शहीद दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 30 जनवरी। किनका उत्तर था यह? वेरी गुड, लिख लीजिए। ठीक है, एक और उत्तर जिन्होंने दिया था मैं कभी और व्याख्या कर दूंगा कि 30 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। देखिए एक बार बता दूं कि शहीद किसे माना जाए यह सरकार तय करती है, और हर आंदोलन करने वाला व्यक्ति शहीद की श्रेणी में नहीं आता, या हर शहादत देने वाला व्यक्ति शहीद नहीं होता। शहीद के मानक होते हैं, उस मानक को यदि ध्यान में रखा जाए या रखा गया होगा तो फिर बाद में बापू के, ठीक है, शहादत के अवसर पर ही शहीद दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जैसे भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, इनके विषय में कई लोग चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी दस्तावेज से लेकर भारतीय दस्तावेज में भी इनके सम्मान में बहुत कुछ नहीं किया गया। इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, लंबा चर्चा का विषय होगा, आगे चलिए लिख लीजिए इसमें। देखिए शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसमें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है, देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए बापू के पुण्यतिथि के अवसर पर। बापू मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी। बापू के पुण्यतिथि के अवसर पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको महत्वपूर्ण में लिख लीजिएगा क्योंकि कई बार हम फंस जाते हैं। ठीक है,
तो 30 जनवरी की तिथि को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 हाल ही में आईसीसी अंडर 19 आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप फाइनल में महिला T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर प्रथम चैंपियन का इतिहास रचा। ब्रैकेट में दक्षिण अफ्रीका। ये मैच कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, पोर्ट शेफर्टूम एक जगह है, वहां पर हुआ था। उतना भारी याद नहीं रहेगा तो देश का ही नाम याद रख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सांसद खेल महाकुंभ। सांसद खेल महाकुंभ सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। ब्रैकेट में लिख दीजिए बस्ती, यूपी। बस्ती की जगह है उत्तर प्रदेश में, बस्ती उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब एक प्रश्न पूछ लेते हैं। कोई बताइए कि हाल ही में देश के किस जिले को पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? कौन बताएंगे? पहले तो ये बताइए कि संविधान साक्षर जिला होता क्या है? मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि एक वेबसाइट है, माई गवर्नमेंट करके एक वेबसाइट है। वहां जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि विभिन्न दिवसों पर शपथ लेने हेतु वहां फॉर्म निकलते रहते हैं। और उसमें जैसे संविधान दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बताइए। 26 नवंबर को मनाते हैं, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था और संविधान के कुछ भाग लागू भी हो गए थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब वो संविधान में बताएंगे कि कौन कौन से भाग लागू हुए थे। कोई बता सकते हैं कि कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? साफ कोई नहीं। चलिए चर्चा बाद में करेंगे, इतना याद रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं 26 नवंबर की बात कर रहा हूं, 26 जनवरी की नहीं। पंद्रह जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो लागू हो गए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताएंगे। अंशतः संविधान लागू हो गया था। वैसे कई जगह लिखा है कि 26 जनवरी को पूर्णतः लागू हो गया था, समग्र संविधान लागू हो गया था। लेकिन जो 15 मुख्य बातें थी वह 26 नवंबर को विधि दिवस के दिन ही लागू हो गया था। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे दिवसों पर क्या होता है कि एक शपथ या प्रतिज्ञा कार्यक्रम चलाया जाता है। तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है केरल में,
जो देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना था हाल में। वहाँ कहते हैं कि उस जिले में जितने भी नागरिक थे सभी ने ऑनलाइन शपथ ले लिया या ऑफलाइन शपथ ले लिया, दोनों माध्यमों से होता है। यह अभियान दिल्ली में भी चलाया जाता है और आप देखेंगे कि माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से विभिन्न स्कूल, अस्पताल, कॉलेज और कई सरकारी संस्थाओं तक अपनी आवाज़ सर्कुलर्स के माध्यम से पहुंचाई जाती है और उन्हें शपथ लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको लिख लीजिए, लिखिए कोल्लम ब्रैकेट में केरल, कोल्लम ब्रैकेट में केरल, केरल देश का पहला संविधान साक्षर, देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। घोषित किया गया है, ठीक है। अब आपसे एक चीज पूछ सकता है कि किसके तहत, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, देखिए नागरिक एक संविधान साक्षरता अभियान, मैं यहां लिख देता हूं, नागरिक कॉमा एक संविधान साक्षरता अभियान। नागरिक एक संविधान साक्षरता अभियान लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, पूछ सकता है, ठीक है। यह ऐसे तथ्य हैं जो आप अभी से लेकर 2-3 साल तक भी कोई परीक्षा देंगे तो आपसे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। जैसे हरिप्रसाद चौरसिया अचीवमेंट अवार्ड के बारे में मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हम संविधान साक्षरता की बात कर रहे हैं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो तथ्य हैं, जैसे अभी हमने फ्रेंच नन का नाम लिया जो 118 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी, जो विश्व रिकॉर्ड है, ल्यूसिल रैंडन, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यदि आप देखते रहेंगे तो आप फ्लो में बने रहेंगे, आपकी याददाश्त में तथ्य बने रहेंगे और इस दौरान जिस भी परीक्षा में बैठेंगे अन्य अभ्यर्थियों से 10 से 15 नंबर से आगे रहेंगे कम से कम, वह आपकी तैयारी का स्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए VVA करके लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत का पहला वैश्विक पर्यटन, भारत का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन, निवेशक शिखर सम्मेलन दिल्ली में, नई दिल्ली कर दीजिएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आयोजित किया गया है। इसमें आप देखेंगे जो दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं, फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का नारा दिया गया था और इसके आयोजक कौन थे? CII, ब्रैकेट में लिख दीजिए आयोजक, तीर का चिन्ह, आयोजक। भारतीय उद्योग परिसंघ,
भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जितने नेशनल इंटरनेशनल सम्मेलन होंगे, खास करके G20 है, जैसे अभी आपने इस सम्मेलन की चर्चा की है जो उद्योग से जुड़ा हुआ है, पर्यटन से जुड़ा हुआ है, अथवा कोई भी ऐसा सम्मेलन हो जिससे राष्ट्र अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमानस के जीवन पर, राजस्व पर, राजनीति पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो, वह सभी सम्मेलन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें यह पूछा जाता है कि स्लोगन क्या था, आयोजन कब हुआ, उद्देश्य क्या था और आयोजक कौन थे। तो इन 3-4 बातों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, यह भी महत्वपूर्ण है, लिखिए विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण, 53rd एडिशन, 53वां संस्करण का आयोजन 16 से 20 जनवरी 2023, 16 to 20 जनवरी 2023 को 16 से 20 जनवरी 2023 को स्विट्जरलैंड में किया गया। ब्रैकेट में दावोस लिख दीजिएगा, जगह का नाम है दावोस, द आकार व आकार सब, स्विट्जरलैंड में किया गया, जिसका विषय था, क्या था, जिसका विषय था एक खंडित दुनिया में सहयोग। एक खंडित दुनिया में सहयोग, ध्यान रखिएगा, एक खंडित दुनिया में सहयोग। एक खंडित दुनिया में सहयोग, चूंकि आर्थिक मंच से जुड़ा हुआ सम्मेलन है, स्विट्जरलैंड में आयोजन हुआ था और दुनिया के कई देशों ने भाग लिया था, तो इसको याद रखना है, इसके विषय को, थीम को याद रखना है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसे जैसे मैं तो कहता भी हूं कि आप कई परीक्षाओं में बैठिए, ठीक है, उससे क्या होता है, एक आइडिया लगता है कि आखिर प्रश्न किस फ्रीक्वेंसी पर पूछे जा रहे हैं, किस किस तथ्य पर आयोग की विशेष दृष्टि है। और दूसरा लाभ यह मिलता है कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कम समय में अधिक से अधिक सटीक उत्तर कैसे देते हैं, इन सब का हमें बेहतर एक्सपीरियंस मिलता चला जाता है। मैंने कई राज्यों की परीक्षा दी, सेंट्रल बॉडीज़ की भी कई परीक्षाएं दी, और सीखने को यह मिला कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए और किन बातों पर अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए। तो आप जैसे अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है, ऑफिसर ग्रेड में बैठ जाइए, बीपीएससी को मुख्य फोकस में रखिए, क्योंकि उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, क्योंकि किसी राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है स्टेट पीसीएस, उससे बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी बिहार बीपीएससी 70th को लेकर चर्चाओं में है, लेकिन जल्द ही वह समय आएगा जब एक बार फिर से बीपीएससी अपने आप में सुधार करने का प्रयास करेगी, क्योंकि काफ़ी जन दबाव है। तो आगे जो भी परीक्षाएं होंगी, यदि आप तैयार रह गए
और आपने पीटी कंप्लीट कर लिया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मेंस कंप्लीट करने में कोई बड़ी समस्या है। क्योंकि मेंस के जो तथ्य आते हैं उसमें पेपर 1 में 3 खंड हैं, जिसमें स्टैटिक खंड पहले से आउट होता है कि क्या पूछा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स आउट होता है, जो 72 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, जिनका गणित का बैकग्राउंड थोड़ा भी ठीक ठाक है वो 72 में 72 अंक लाते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न सांख्यिकी से जुड़े हुए होते हैं। एक पोर्शन है नेशनल इंटरनेशनल, तो यदि आप समग्र तथ्यों को एक साथ देखते रहते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो पेपर 1 में आप बेहतर नंबर लाने की स्थिति में होते हैं, जो 300 अंकों का पेपर होता है। और जो पेपर 2 है उसमें पॉलिटी से जुड़े हुए मूर्त और अमूर्त प्रश्नों के साथ साथ साइंस एंड टेक पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। भूगोल से ना के बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इकोनॉमी ऑफ बिहार उसकी बैकबोन की तरह है, उसको फिर हम देख लेते हैं। जब भी मैं आपको बिहार बजट पढ़ाऊँ, सेंसस ऑफ बिहार पढ़ाऊँ, उसकी मैं विशेष कक्षाएं लूँगा, और मैं कहूँगा कि जब ऐसे ऐसे तथ्यों की चर्चा मैं करूँ उसे एकदम सटीक सटीक नोट कर लीजिए, बिल्कुल क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि ऐसे आंकड़े होते हैं जो पीटी और मेंस में इंटीग्रेटेड रूप से पूछे जाते हैं, समग्र रूप से पूछे जाते हैं। और तीसरा जो खंड है वह ऐसे का है। अभी से ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। हमें सिविल सेवाओं की जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें असाध्य लगता है कि 3 चरण है, लेकिन ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेंसिटिव स्टेज पीटी है, जिसे यदि आप पार कर लेते हैं तो मेंस में आपके पास खुला मैदान है, जहां आप किसी भी रूप में अपनी क्षमता को दिखा सकते हैं। यह ऐसा नहीं है कि क्या लिखें, 4 विकल्प में से क्या सही उत्तर हो, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर जो एक संकलित तैयारी है, ठीक है, जो लंबे समय से संचित तैयारी है, उस तैयारी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि पीटी में जो टॉपर्स होते हैं अक्सर मेंस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वह मेंस को ठीक तरीके से नहीं समझ पाते। मेरे दृष्टिकोण में मेंस अपने विचार अभिव्यक्ति की ही परीक्षा है। यदि किसी भी बिंदु पर आप विचार रखने में सक्षम हैं तो आपकी स्थिति मेंस में बहुत बेहतर रहेगी। और निश्चित तौर पर मेंस आपके पर्सनालिटी का ये करता है, अभिव्यक्ति करता है, आपके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करता है। तो तैयार रहिए। और मेंस जिस व्यक्ति का निकल जाता है और दिखने में आप ठीक हैं, आपकी अभिवृत्ति थोड़ी सी दिखने में ठीक होने का मतलब कुछ लोग सुंदर ना समझ लें, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे इसका भी प्रभाव पड़ता है 10%, क्योंकि एक और पॉइंट है कि यदि आपका बोर्ड ऐसा पकड़ा जाता है जिसमें आप पुरुष हैं और बोर्ड में महिला मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है, अथवा इसके विपरीत कि आप एक महिला हैं और बोर्ड में पुरुष मेंबर्स की संख्या ज़्यादा है, तो कुछ अधिक अंक आने की संभावना होती है। इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसके इतिहास में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई अभ्यर्थियों के साथ इस तरह की स्थिति बनी और उन्हें औसत से अधिक अंक प्राप्त हुए। लेकिन यह भाग्य की बात है। शेष जो व्यक्तित्व की बात है उसमें अपनी बात को रखने की क्षमता। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो आप अपनी बात को किस तरह से रखते हैं, एक अधिकारी के अभिवृत्ति के साथ रखते हैं कि नहीं, यह इंटरव्यू में बहुत मायने रखता है, क्योंकि अंततः आपको अल्टीमेटली पब्लिक डीलिंग ही करना होता है। और फिर अंत में वही कि आप राज्य के सबसे बड़े संवर्ग के अधिकारी होते हैं, आपके हाथ में पावर भी होता है और साथ साथ न्याय करने की भी आंशिक शक्ति होती है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखिएगा और करंट अफेयर्स को नियमित रूप से ठीक से अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी यदि सीरियसनेस के साथ पढ़ लेंगे तो आने वाले समय में जब परीक्षा का समय आता है तो आपको अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक राउंड यदि आप देख लेंगे तो आप कंपीट कर पाने की स्थिति में रहेंगे, चाहे प्रश्न का लेवल कुछ भी क्यों ना आ जाए। मैं आगे चलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो आपने लिख लिया कि एक खंडित दुनिया में सहयोग इसका थीम था, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ था। अगला बिंदु लिखें, लिखिए दृष्टि के अधिकार को, दृष्टि, विजन, दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, डबल टिक कर लीजिए इस पॉइंट में, दृष्टि के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति, दृष्टिहीनता
नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। देश का पहला राज्य राजस्थान है। ठीक है, इसमें एक लाइन ऐड कीजिए, लिखिए इस नीति के तहत राजस्थान सरकार इस नीति के तहत राजस्थान सरकार द्वारा देश के सभी देश नहीं, राज्य लिखिएगा, राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से कोरोप्लास्टी सेंटर एवं आई बैंक कोरोप्लास्टी सेंटर एवं आई बैंक चलाई जाएगी। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, वर्ष 2022 मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स का ताज वर्ष 2022 मिस यूनिवर्स का ताज किसे मिला है? आर बोनी गैब्रियल, लिख लीजिए। आर बोनी गैब्रियल को मिला है, ब्रैकेट में यूएस की उम्मीदवार, आर बोनी गैब्रियल को मिला है ब्रैकेट में यूएस, जो भारत की 2021 की मिस यूनिवर्स हरनाज कौर सिंधु द्वारा पहनाया गया, जो भारत की 2021 की मिस यूनिवर्स हरनाज कौर सिंधु के द्वारा पहनाया गया। ठीक है, इस प्रकार जनवरी 2023 को आज हमने टेक्निकल इंड दे दिया है। अगले क्लास में नेशनल इंटरनेशनल की कड़ी में हम फरवरी 2023 को देखने का प्रयास करेंगे। और जो पढ़ने का सही तरीका है वह यह है कि जैसे आज आपने 4 पेज लिखा और आज पहली क्लास है तो आपने 4 पेज का अध्ययन किया, लेकिन कल जब वह बढ़कर 7 पेज हो गया तो आपने 1 से 7 का अध्ययन किया।
अगले कक्षा में पढ़ाने के पश्चात वो 12 हो गया तो 1 से 12 का अध्ययन कर लिया। यदि इस तरह से आप अध्ययन करेंगे तो लंबे समय तक तथ्यों को आप संज्ञान में रख पाएंगे। और करंट को तो मैं कहता भी हूं कि आज की जो परीक्षा की प्रकृति है उसमें करंट ही सब कुछ है, क्योंकि स्टैटिक आप एक बार याद कर लेंगे, कई सालों तक याद रहेगा यदि आप थोड़ा भी रिवीजन करते हैं। लेकिन करंट से जैसे ही ध्यान हटाएंगे तो आप एक बड़े सेक्शन को खो देंगे। और करंट तो करंट नहीं पढ़ने पर बड़ा झटका दे जाता है, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। सभी को शुभ रात्रि। आप ग्रुप से लेफ्ट हो सकते हैं, लीव कर सकते हैं।